जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का 17वां वीडियो है और आज का टॉपिक है उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो टॉपिक है उत्पादन के कारक अर्थशास्त्र के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं अर्थशास्त्र के उसमें से एक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं। तो किसी वस्तु को उत्पादित करना है या किसी वस्तु को बनाना है तो किन चीजों की आवश्यकता होगी। किसी वस्तु को उत्पादित करना है या उसे बनाना है तो किन चीजों की आवश्यकता होगी। व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनीथिंग। वो होते हैं उत्पादन के कारक। यानी कि क्या होती है, वस्तु और सेवाएं दोनों चीज होती है। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज यानी किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इनपुट जो होते हैं वो उत्पादन के कारक कहलाते हैं। जो भी इनपुट होगा वो क्या होगा, उत्पादन के कारक कहलाएगा। तो मान लिया कि मैं कोई कृषक है, मान लेते हैं कोई कृषक है, किसान है, कृषक है, वो कृषि कार्य करता है। क्या करता है, कृषि कार्य करता है। और कृषि कार्य करके वो फसल उत्पादित करता है, चाहे गेहूं हो चाहे चना हो। लेकिन एक कोई अगर करीब से देखे तो इस गेहूं और चने के उत्पादन में कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं। इस गेहूं और चने के उत्पादन में कौन कौन से कारक जिम्मेवार है, तो आप देखेंगे कि उसमें गेहूं और चने को उत्पादन करने के लिए या कोई भी फसल हो उसमें जमीन की आवश्यकता होगी ही होगी, मशीन की आवश्यकता होगी, बीज की आवश्यकता होगी, खाद की आवश्यकता होगी, कीटनाशक, कृषि मजदूर की सिंचाई के साधन के और श्रमिकों को जो कटाई करके लाते हैं। तो इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है, सारे के सारे इनपुट हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोग बहुत आसानी से चीजें समझ रहे होंगे। तो एक किसान को या कृषि कार्य में जो चीज उत्पादित होती है उसके फाइनल प्रोडक्ट होता है उससे पहले बहुत सारी चीजें होती है उस फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने में, वो इनपुट कहलाता है। तो अर्थशास्त्र में हम देखेंगे तो अर्थशास्त्र में वस्तु के अंतर्गत कृषि पदार्थ भी आते हैं और औद्योगिक पदार्थ भी आते हैं। तो इन दोनों को उत्पादित करने में कौन कौन से इनपुट होते हैं वो उत्पादन के कारक कहलाते हैं। यानी कृषि उत्पाद से लेकर औद्योगिक उत्पाद तक जो कारक होते हैं, जो यानी कृषि उत्पाद से लेकर औद्योगिक उत्पाद तक के उत्पादन के लिए जो कारक जिम्मेवार होते हैं वो उत्पादन के कारक कहलाते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। हमने तो देख लिया कृषि के लिए क्या क्या चाहिए फसल उगाने के लिए। फिर औद्योगिक पदार्थ, जैसे मान लें किसी को उद्योग लगाना है उसके लिए किसी को लैंड की जरूरत पड़ेगी, फिर मशीनों की जरूरत पड़ेगी, फिर उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय उसको उद्योगपति की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बाद धन, कच्चा माल, ये सारे का सारा चीज एक उद्योग लगाने के लिए किया जाता है। ये सारे के सारे चीज क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यही शामिल होते हैं। लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें शामिल होते हैं, लेकिन मूलभूत देखेंगे हम लोग, बेसिक्स। आप किसी भी चीज को, किसी चीज का उत्पादन हुआ है, मान लिया कुरकुरे का ही उत्पादन हुआ है, चाहे कोई भी चीज का, आप उसमें मूलतः आप देखेंगे चार चीजों का उपयोग किया गया है। यानी कि बेसिक चीजें, उत्पादन के मूलभूत कारक कौन है उसको हम लोग जड़ में, उसके जड़ को समझेंगे तो आप देखेंगे कि ये चार चीजें हैं, आपको नजर आएगा किसी भी चीजों का उत्पादन करने में। तो उसमें सबसे पहला आता है भूमि। भूमि आएगा तो भूमि जो रहेगा उसका रेंट, उसके बदले हमें क्या पे करना होता है, रेंट। अगर कोई श्रम लगता है तो उसके बदले वेजेस, वेतन देते हैं हम लोग। फिर पूंजी लगाते हैं तो इंटरेस्ट उसके बदले पे करते हैं। और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप होता है तो वो लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ये चार चीजें मूलतः होती है। ठीक है, इसको आगे चल के बारी बारी से पढ़ेंगे। तो समझ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र के मूलभूत ज्ञानों में से एक है ये उत्पादन के कारक, जिसमें भूमि के बदले रेंट दिया जाता है, श्रम के बदले वेजेस दिया जाता है, पूंजी के बदले इंटरेस्ट दिया जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के बदले प्रॉफिट या लाभ दिया जाता है। ये चार चीजें शामिल होती है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चल के मैं इसको डिटेल में बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्पादन के कारकों में भूमि, भूमि का क्या योगदान रहा है। तो अब इसको, भूमि है, मान लीजिए कृषि कार्य ही करना है आपको, कृषि कार्य करना है, चाहे ऑफिस लगाना है, चाहे उद्योग लगाना है, तो आपको भूमि की तो जरूरत पड़ेगी। हवा में तो उद्योग नहीं लगाएंगे, हवा में तो ऑफिस नहीं बनाएंगे, हवा में तो कृषि नहीं करेंगे, तो उसके लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी। और भूमि जो होता है उत्पादन का प्राथमिक कारक होता है, प्राथमिक कारक होता है, इसका मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, ये अनिवार्य चीजें हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहलाता है, कहते हैं भूमि के संबंध में। और अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार भूमि प्रकृति का उपहार है। भूमि क्या है, प्रकृति का उपहार है। यह जो होता है, भूमि होता है, यह प्राकृतिक संसाधन जो होता है हमारे उत्पादन में प्रयोग में आते हैं।
तो ये भूमि का परिभाषा होता है अल्फ्रेड के अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार भूमि का परिभाषा क्या कहेंगे, ये फैक्टर्स ऑफ उत्पादन में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये भूमि का उपयोग के लिए ये परिभाषित करते हैं भूमि को संबंध में, ये भूमि के संबंध में बताते हैं अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार भूमि प्रकृति का उपहार है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे भूमि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दिया, भूमि दिया है, जल दिया है, ठीक है, जल दिया है, वायु दिया है, तप दिया है, प्रकाश दिया है, ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें प्रकृति ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। इसमें कुछ रिन्यूएबल हो जाएंगे, कुछ नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे। रिन्यूएबल में वन आ जाएगा, वन क्या है, कटाई करेंगे फिर वापस आ जाएगा। लेकिन कोयला जैसे क्षेत्र, जो कोयला, तेल, ये सारा का सारा चीज कहाँ पाया जाएगा, भूमि पर ही पाया जाएगा। तो कोयला, तेल, ये सारा नॉन रिन्यूएबल चीज है, इसको फिर से उत्पादित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इसको फिर से पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है तुरंत। जैसे वन है, तुरंत उग जाएगा, ठीक है। तो ये जो वन है रिन्यूएबल के अंतर्गत आएगा, और नॉन रिन्यूएबल के अंदर कोयला, तेल, तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, भूमि पर हैं, ठीक है। तो उत्पादन के प्राथमिक कारक है भूमि। अब भूमि के कुछ चरित्र के बारे में समझ लेते हैं। ये निष्क्रिय कारक है, भूमि जो होता है निष्क्रिय कारक होता है, यानी कि बिना प्रयास के ये कुछ भी नहीं देगा। अगर खेती ही करना है तो आपको के उसको जुताई करनी होगी, ठीक है। ऐसे तो आप बीज छीट दीजिए तो हो ही जाएगा, प्रकृति में अपने आप को कोई चीज उगती है। लेकिन ये निष्क्रिय कारक है, अगर प्रोडक्शन करना है तो ये खुद ब खुद प्रोडक्शन करके नहीं देगी, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास के ये कुछ भी नहीं देगा, और ये निश्चित मात्रा में है, ज्यादा तो नहीं है कि निश्चित मात्रा में कृषि एग्रीकल्चर लैंड बहुत निश्चित मात्रा में है। और एक प्रकार से कहें कि ये अस्थायी कारक होता है, ठीक है ना, नॉन मूवेबल होता है, ये वहीं का वहीं रहेगा, कहीं उठ के कहीं दूसरे जगह पहुंच नहीं जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि उद्योगों की प्रकृति के अनुसार भूमि का चरित्र भी होता है। मान लिया आपको कंप्यूटर का बिजनेस खोलना है या कृषि करना है, तो इसके लिए क्या हुआ है, कंप्यूटर के लिए बड़ा लैंड की जरूरत, छोटा लैंड की जरूरत पड़ेगा, स्मॉल लैंड की जरूरत पड़ेगा। वहीं पर कृषि के लिए बड़े लैंड की जरूरत पड़ेगा। तो भूमि जो उद्योग की प्रकृति के अनुसार भूमि भी अपना चरित्र बदलती है। मतलब उद्योग जैसे जिस तरह के उद्योग लगेंगे उस तरह के भूमि की जरूरत पड़ेगी। और भूमि के बदले हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। मान लिया आपके पास भूमि है, ठीक है, आपके पास भूमि है, तो आप वहां पर उद्योग लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पर आप वहां पर उद्योग लगाएंगे तो आपकी भूमि है, तो आप वस्तु का उत्पादन करेंगे, तो जब वस्तु का मूल्य निर्धारित करेंगे तो भूमि के अनुसार करेंगे। भूमि को देखते हुए कि यहाँ ये अगर मैं किसी से रेंट पर भूमि लेता तो इसका कितना मूल्य देना पड़ता, ठीक है। तो कोई अगर किसी के पास भूमि नहीं है, वो किसी उद्योग लगाना है, चाहे ऑफिस लगाना है, उसके बदले वो क्या करता है, किराया पे करता है, रेंट पे करता है, जैसे कि मैं पीछे बताया हूँ। भूमि के बदले क्या मिलता है, किराया या रेंट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है भूमि के संबंध में। जो भारत जो होता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है। जो भारत है, भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और कहा जाता है कि धनी संसाधनों का ये गरीब देश है। भारत कैसा देश है, धनी संसाधनों का गरीब देश है। कैसे समझेंगे, तो संसाधन, भारत में मानव शक्ति बहुत ज्यादा है, ये भी जानते हैं, ह्यूमन पावर बहुत है, तो संसाधन भी है, मानव शक्ति के बाद भी गरीब है। कारण क्या है, तो हम लोग प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। धनी तो कैसे बनेंगे, अगर चीजों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे तो धनी धनी नहीं बन पाएंगे। हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, संसाधन होते हुए भी, मानव शक्ति हुए भी क्यों नहीं इस्तेमाल हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, उद्यमी नहीं है, ठीक है। ठीक है, श्रम तो उपलब्ध है, ठीक है, श्रम, लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है उतनी ज्यादा। श्रम, पूंजी और उद्यमिता के अभाव के बावजूद, उद्यमिता अभाव है, इस कारण से हम अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि धनी संसाधनों का गरीब देश है। उसके बाद देखते हैं आगे, दूसरा है श्रम, ये हमने बताया था, ये श्रम, इसके बदले हम लोग क्या पे करते हैं, वेतन, ठीक है। तो श्रम को समझते हैं। श्रम में क्या होगा, हमारे पास लेबर सस्ते हैं, यानी संख्या मात्रा में भी ज्यादा है, ठीक है। श्रम के संबंध में भी कहा जा रहा है कि जैसे कि भारत में ये इन सब चीजों का एबंडेंट मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। तो श्रम को कैसे परिभाषित करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पहले। तो इसमें दोनों तरह का श्रम आ जाएगा, शारीरिक भी आ जाएगा और मानसिक भी आ जाएगा, ठीक है। शारीरिक भी आ जाएगा, फिजिकल भी आ जाएगा और मेंटल भी आ जाएगा। तो इसमें क्या परिभाषित करेंगे श्रम को, वो मानवीय प्रयास, यानी श्रम के अंतर्गत क्या होगा, वो मानवीय प्रयास है। श्रम क्या होता है, वह मानवीय प्रयास श्रम है जिसका उपयोग उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। जिसका उपयोग किसके लिए होता है, उत्पादन के लिए होता है। ये श्रम के अंतर्गत परिभाषित हम लोग करते हैं। और श्रम की विशेषता के रूप में हम देखेंगे, यानी कि स्पेशलिटी ऑफ लेबर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं।
जैसे भूमि की विशेषता हम लोगों ने देखी थी। तो उत्पादन के कारकों में सबसे ज्यादा सक्रिय कारक, उत्पादन के कारकों में सबसे ज्यादा सक्रिय कारक कौन सा होता है? श्रम होता है। इससे पहले जो भूमि थी ये पैसिव थी, आप इसको यूज करेंगे तभी आपको उत्पादित करके देगी, ठीक है। लेकिन जो श्रम होता है ये बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म में रहता है, और श्रम की गुणवत्ता भारत में क्या होती है? अलग अलग है। मान लीजिए कुछ स्किल्ड लेबर हैं, कुछ शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, कुछ मोटिवेटेड हैं। मोटिवेटेड प्रेरित है, मोटिवेटेड मतलब क्या होगा? प्रेरित, यानी कि खुद से प्रेरित है कि बहुत सारा वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगर अगर हम इन सब चीजों का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये बेकार चलता चला जाएगा। तो अब क्या होता है कि हम लोग श्रम को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, मानी कि सुरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। अगर उपयोग नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, अगर आज नहीं किया तो कल खत्म हो जाएगा। अगर आज हम मान लिया श्रम नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है, आज हम श्रम कर आज हम श्रम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आज के रूप में हम श्रम नहीं कर रहे हैं, हम कल करेंगे, तो आज का श्रम तो बेकार हो गया ना, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि उपयोग नहीं किया गया तो ये खत्म हो जाएगा, आज नहीं किया तो कल जरूर खत्म हो जाएगा। तो आज का काम इसलिए कहा जाता है कि आज ही करिए, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे मोल भाव की शक्ति कम होती है। यहाँ पर क्या होता है कि नेगोशिएशन पावर इसका बहुत लो होता है, यहाँ सौदेबाजी नहीं कर सकता। अगर प्रचलित बाजार पर ये श्रम का मूल्य है तो आपको उतना ही पर काम करना पड़ेगा। अगर आज आप काम नहीं करेंगे तो आपको उसके बदले मजदूरी भी नहीं मिलेगा। ये श्रम की विशेषता हो गई। तो श्रम के बदले हमें क्या मिलता है? वेतन मिलता है, वेजेज मिलता है। जैसे लैंड के बदले क्या मिलता है? हमें रेंट मिला था, लेकिन श्रम के बदले हमें क्या मिल रहा है? वेजेज मिल रहा है। तो भारत के संबंध में श्रम को हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लेबर बहुत सस्ते में है और संख्या में है, परंतु हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। हमारे पास कैसे नहीं है? स्किल्ड लेबर नहीं है, शिक्षित लेबर उतने नहीं है, और प्रेरित भी नहीं है, मोटिवेटेड भी नहीं है। इन सब चीज़ों का अभाव है हमारे पास। इसलिए जब भी सरकार क्या होती है कि जो भी योजना लागू करती है, कौशल विकास योजना लागू करेगी, यानी कि कौशल विकास करना है हम अपने मजदूरों का। अगर अपने मजदूरों का कौशल विकास करेंगे तो क्या होगा? उससे क्या होगा? हम कम समय में अधिक उत्पादित कर पाएंगे, उत्पादन लागत कम हो जाएगा, और ताकि हम लोग विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके, और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होगा, और हमारा निर्यात भी बढ़ जाएगा। तो कौशल विकास सरकार करना चाहती है। जो हमारा श्रम है, बहुत सारे लेबर हैं और संख्या में ज़्यादा है, लेकिन स्किल्ड, शिक्षित और प्रेरित नहीं है। इसलिए कौशल विकास जैसी योजनाएं सरकार चला रही है। ये भारत की स्थिति है। इसके अलावा हम देखें कि मानसिक श्रम में हम लोग बहुत आगे हैं। इस कारण सेवा के क्षेत्र में भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर की संख्या बहुत ज़्यादा है। और फिजिकल लेबर की बात करें तो उतनी ज़्यादा फैक्ट्री नहीं है जो स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करा दे, ठीक है ना। स्किल्ड लेबर जो शारीरिक श्रम का क्षेत्र है थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग कृषि से सेवा क्षेत्र में डायरेक्ट छलांग मारे थे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कम है। अब तीसरी स्थिति को देखते हैं, पूंजी की स्थिति क्या है भारत में। पूंजी में आप लोग जानते ही होंगे कैपिटल, आप कैपिटल को जान समझते ही होंगे। तो अब कैपिटल क्या होता है कि इसमें धन की जरूरत पड़ेगी, तो किस तरह की धन रहेगी? तो जो वस्तुएं होती हैं वो पूंजी होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं पूंजी होती है। क्यों? ये वस्तुएं उत्पादन के लिए बनाई गई हैं, और उत्पादन से पूंजी तो आएगा ही आएगा। तो कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन। मान ले कि अब मशीन कोई बनाए और ये उत्पादन शुरू किया, तो ये क्या कर रहा है? पूंजी जनरेट करेगा। कोई मशीन है, उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो ये क्या करेगा? ये पूंजी जनरेट करेगा। तो अब क्या हो रहा है? ये मानव द्वारा निर्मित है। जो भी ये जो चीजें हैं, मशीनें हैं, ये मानव द्वारा निर्मित है, जो कि निष्क्रिय कारक है। ये भी पैसिव है। जब तक मानव इसको नहीं चलाएगा कैसे चलेगा? ठीक है, चलिए रोबोट की बात अलग है, एआई की बात अलग है, लेकिन जो मशीनें होती हैं सब कुछ रोबोट और इनसे नहीं चल सकती है ना। तो इससे क्या होता है कि मशीन काम नहीं करती, काम करते हैं उसके पीछे लोग, यानी मशीनों के पीछे आदमी काम करता है, मैन बिहाइंड द मशीन। तो ये क्या होता है? हाईली मोबाइल मोबाइल होती है। जो मशीनें होती है हाईली मोबाइल होती है, बहुत ज्यादा गतिशील होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि अमेरिका टू इंडिया जाना है तो तेजी से वहां से पास कर जाएंगे। और एक इसके अलावा और भी देखते हैं, इसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है। इसकी प्रकृति क्या होती है? परिवर्तनशील भी होती है, वेरिएबल होती है। आपूर्ति कम है, अधिक उत्पादन करना है, ये सारे चीजें भी हो रहा है। इसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है। जैसे कि मान के चलते हैं कि इसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इसको जैसे कि मान लिया कि आज की मशीन है, 1 करोड़ रुपया दाम है, ठीक है। 1-2 साल के बाद देखेंगे इसके दाम 20 लाख रुपए आ जाएंगे। तो इसका क्या होगा? अवमूल्यन हो रहा है पैसे में। इसका चीजें क्या हो रहा है कि समय के साथ ये पूंजी की कीमत इसकी कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि पूंजी के बदले हमें ब्याज भी मिलता है। अगर हम लोगों ने इस पीछे देखा था, भूमि है,
ठीक है, इसके बदले हमें रेंट मिला, श्रम के बदले वेजेज, और पूंजी आप कहीं से बैंक से लेंगे तो उसके बदले आपको ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, आप कहीं पूंजी दिए, मशीन दी है या किसी को पैसा दिया, उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तीन चीजें हो गई, उत्पादन कार्य। और पूंजी के संबंध में भारत में क्या कहा जाता है कि संसाधन और श्रम उपलब्ध होते हुए भी इनका उपयोग कैसे करें हम लोग। संसाधन और श्रम, ये सारी चीजें उपलब्ध है भारत में, लेकिन इनका उपयोग कैसे करेंगे। संसाधनों के प्रयोग के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तकनीक और मशीनों की। और औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो भारत में जानबूझकर औद्योगिक क्रांति नहीं लाया गया था, उद्योगों को विकसित नहीं होने दिया। चलिए, वो तो उपनिवेशवादी शक्तियां थी। तो इन सब चीजों को, संसाधन और श्रम उपलब्ध होने के बावजूद हम अब अपने तकनीक और मशीन का अभाव है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा पूंजी एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो पूंजी एकत्रित हो और आर्थिक विकास की गति तीव्र हो, इसके लिए सरकार मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम लगा रही है, असेंबल इन इंडिया, एफडीआई को आमंत्रित कर रही है। ये सारी चीजें भारत सरकार कर रही है। तो यानी कि संसाधन और श्रम उपलब्ध होते हुए भी हमारे पास मशीन और तकनीक नहीं है जो पूंजी जनरेट कर पाए। ठीक है, ये पूंजी का मतलब हो गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथी चीज होती है उद्यमिता, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है यह। ठीक है, सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है, चाहे व्यक्ति करे या व्यक्ति का समूह करे, या व्यक्ति करे, व्यक्ति का समूह करे या संस्था करे, सबसे कठिन कामों में से एक माना जाता है। अगर भूमि भी है आपके पास, श्रम भी है, पूंजी भी है, इन तीनों को होते हुए भी अगर उद्यमी नहीं है, इन तीनों को इस्तेमाल करने वाला नहीं है, तो ये सारी चीजें बेकार पड़ी रहेंगी। तो भूमि, श्रम, पूंजी का संयोजन करके उत्पादन शुरू करे और उत्पादन करने का जोखिम जो उठाए, वो उद्यमी कहलाता है, और ये प्रक्रिया उद्यमिता कहलाती है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए कि यहाँ पर जोखिम उठा रहा है, जो व्यक्ति उद्यमी है वो जोखिम उठा रहा है, पूंजी का, समय का, और बर्बाद होने का डर उसके पास है। तो भाई जो जोखिम उठाएगा तो लाभ तो कमाएगा ही ना। तो जोखिम, लैंड, लेबर और कैपिटल बेकार है उद्यमी के बगैर। अगर ये तीनों चीजों को समायोजन कर रहा है और तीनों को समायोजन करके रिस्क ले रहा है, जोखिम ले रहा है, इसके बदले तो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा, लाभ तो कमाएगा ही कमाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे आप चारों चीज हो गए आपके सामने, देख लिए, लैंड के बदले रेंट, श्रम के बदले वेजेस, पूंजी के बदले इंटरेस्ट, उद्यमिता के बदले एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसके बदले प्रॉफिट। ये सारे चीजों को मैं इकट्ठा बता दिया। अगर किसी भी देश में के वृद्धि का इंजन उद्यमी होता है, अगर हम बात करें किसी भी देश का जो इंजन, किसी देश का के वृद्धि का इंजन किसके हाथों में होता है, उद्यमी के हाथ में होता है। और यही जो उद्यमी होता है नए नए आविष्कार करेगा, नवीन आविष्कारों को अपने देश में लाएगा, नई चीजों को अलग तरीके से करेगा, स्टार्टअप का माध्यम आपको दिखाएगा, ये अलग अलग व्यवसाय शुरू करेगा। अब माल मार्केट में कैसे पहुंचेगा, इसके लिए इसके पास नेटवर्क तगड़ा रहेगा, दूसरे लोग किस तरह से उत्पादन कर रहे हैं उसको भी ये समझेगा, उत्पादन की कीमत क्या होगी ये भी ये डिसाइड करेगा मार्केट फोर्स के अनुसार। तो ये सारा चीज क्या कर रहा है, ये जोखिम कर रहा है, जोखिम ले रहा है, इसके बदले ये लाभ कमाएगा ही कमाएगा। तो क्या कर रहा है, लाभ, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ये जोखिम के बदले इसको मिलता है। ठीक है ना। तो ये उद्यमी का ये मान होता है। अगर भारत में उद्यमी की बात करें तो भारत में स्टार्टअप जैसी बातें की जा रही है कि आप यहाँ पर स्टार्टअप कीजिए, आप नौकरी करने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनिए। ठीक है, नौकरी करने वाले के बजाय नौकरी करने वाले बनिए, ये मोदी जी कह रहे हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है और भारत में बिजनेस शुरू करता है या उद्योग लगाता है, तो आप तो उसके यहाँ नौकरी करेंगे ना। आप नौकरी दे कहाँ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, यानी कि आप नौकर बन रहे हैं। तो वो नहीं करना है। आप मछली मछली रोज रोज आपको कोई पकड़ के नहीं देगा, आपको पकड़ना खुद सीखना पड़ेगा, स्किल खुद डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो नौकरी करने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको एक जूता का फैक्ट्री लगाना, अब ये चारों चीजों को समझना है। उत्पादन के मूलभूत कारकों को एक एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, है ना। इसको समझते हैं कैसे। एक जूता की फैक्ट्री से, मान लिया आपको जूता का फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, जूता का फैक्ट्री लगाना है, तो आपको क्या सबसे पहले की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले भूमि की जरूरत पड़ेगी। हवा में तो नहीं लगाएंगे ना, तो इसके बदले आप क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। अगर मान लिया आपके पास भूमि है, तो अब जूता का उत्पादन में, ये जूता का उत्पादन किया जाएगा और वो कॉस्ट डिसाइड किया जाएगा कि इस जूते का कॉस्ट कितना होगा। तो आप सोचेंगे कि मेरे पास भूमि है और कोई लेता तो कितना रेंट लेता, तो वो भी इस कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। इसके बदले रेंट प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप फैक्ट्री का बिल्डिंग लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फैक्ट्री का बिल्डिंग लगाएंगे, उसके लिए मशीन लाएंगे। ठीक है, इसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बदले आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अब कोई मजदूर आप रखें, मजदूर रखेंगे, ऐसे थोड़ी होगा कि ये सब आपके पास होने के बावजूद भी आप डायरेक्ट उत्पादन शुरू कर देंगे, आपके पास मजदूर भी आएगा, तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप ये सारे चीजें कर रहे हैं कि हम भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों चीजों का समायोजन कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए उद्यमी का देन होता है। भूमि, श्रम, पूंजी का समायोजन कर उत्पादन युग बनाने का काम उद्यमी का है। तो ये हो गया अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में उत्पादन के कारक। अब हम लोग अगले दिन अवसर लागत या विकल्प लागत का अध्ययन करेंगे। तो ये उत्पादन के कारक हुए, जहां से हम लोग शुरुआत किए थे कि उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, ये परिभाषित किया था और मूलभूत 4 कारकों को देखा था, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता थी। इन चारों चीजों का अध्ययन किया था और जूते के फैक्ट्री के ये अनुरूप हम लोगों ने देखा था कि कैसे इन चारों चीजों का उपयोग किया जा रहा है मूलभूत तरीके से। हालांकि अब चीजें उत्पादन के तरीके बदल रहे हैं, जिसमें आप टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर सकते हैं। हालांकि जो टेक्नोलॉजी रहता है वो किस में शामिल हो जाएगा, पूंजी में शामिल हो जाएगा, ठीक है। आप वहां पर मैनेजमेंट लगा रहे हैं तो किस में शामिल हो जाएगा, ये किस में शामिल हो जाएगा, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में हो जाएगा। तो ये चीजें और भी जुड़ती चली जाएगी, क्योंकि उत्पादन के तरीके बदल रहे हैं, अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल रहा है। लेकिन मूलभूत चीजों को देखेंगे उत्पादन के कारक में, तो यही 4 चीज नजर आएंगे, ठीक है। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।